खबर दर खबर शम्स तब्रेज़ कासमी के साथ। मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तब्रेज़ कासमी। हाल ही में 5 रियासतों में हुए इंतखाबात का नतीजा आया है, जहां बीजेपी को 3 सूबों में वहां के अवाम ने 3 तलाक दे दिया। इसके बावजूद बीजेपी के सर से 3 तलाक का भूत उतरा नहीं, ये मुसलसल सवार है। और गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी सरमाई इजलास में तरमीम शुदा तलाक बिल रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में पेश कर दिया है। 27 दिसंबर को इस बिल पर बहस होगी। आज के खबर दर खबर में हम इसी बिल की खामियों, कोताहियों और कमियों पर बहस करने जा रहे हैं कि बिल कितना कमज़ोर है, कितना नॉनसेंस है, और एक जमहूरी मुल्क में, एक डेमोक्रेसी मुल्क में कैसे एक ऐसे बिल को लाया जा सकता है जो सरासर एक माइनॉरिटी के या एक फ़िरका के ख़िलाफ़ है। इससे पहले कि हम इस बिल की खामियों के बारे में बहस करें और एक एक पॉइंट के बारे में बताएं, हम इस बिल की मुख्तसर से तारीख़ आपको बता देना ज़रूरी समझते हैं। चंद औरतों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और वहाँ कहा था कि हमारे शौहर ने हमें 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की तहकीक कराए बगैर, उन औरतों के शौहरों से पूछे बगैर कि उनके शौहर ने उन्हें तलाक दी या नहीं दी, ये फैसला सुना दिया कि 3 तलाक गैर कानूनी है, इलीगल है। और अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक बिदत यानी 3 तलाक एक साथ देता है, तलाक 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 कहता है, तो वो तलाक वाक़ई नहीं होगी, मियाँ बीवी का रिश्ता बरकरार रहेगा। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। उस फैसला के आने के बाद मोदी सरकार ने अचानक तलाक बिल कानून लाने का फैसला किया और दिसंबर 2017 में लोकसभा में ये कानून बनाकर पेश किया गया और लोकसभा से कानून पास भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में कानून पास नहीं हो सका। उसके बाद सितंबर 2018 में, यानी इसी साल सितंबर में, मोदी सरकार ने उस बिल को एक ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज कर दिया। अब दिसंबर में जब सरमाई इजलास जारी है तो दोबारा इस बिल को वहाँ पेश किया गया है। 27 दिसंबर को इस बिल पर बहस होगी जुमरात को, और उसके बाद फिर राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में पास हो गया नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लोकसभा से बासानी पास हो जाएगा क्योंकि वहाँ बीजेपी की अक्सरियत है। ये बिल 6 सफ़े का है, हमारे हाथ में है, आप दे सकते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ है उस बिल में सिर्फ 1.5 पेज पर है। एक सफ़ा पर लोकसभा लिखा हुआ है, दूसरे पेज पर रविशंकर का प्रसाद है, 1.5 पेज पर बिल की जो ज़रूरी चीज़ें वो है, और 1.5 पेज पर ऑब्जेक्टिव और रीजंस लिखा हुआ है कि क्यों ये बिल रविशंकर प्रसाद ने या मोदी हुकूमत ने पेश किया है। इस 3 चैप्टर में बिल है और कुल 8 सेक्शन है। पहले चैप्टर में बिल का डिफिनेशन कराया गया है। किस बिल का नाम है द मुस्लिम वोमेन अंडर ब्रैकेट है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2018, उर्फ आम में या ज़ुबानी तौर पर इसे तलाक़ सलासा मुखालिफ बिल कहा जाता है। उसके बाद इस बिल के बारे में यानी चैप्टर नंबर 1 में इस बिल में यही कहा गया है कि जो बिल है जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे हिंदुस्तान में नाफिज होगा। इसी तरीके से इस बिल के शुरू में यानी चैप्टर नंबर 1 में यह भी बताया गया है कि बिल सितंबर 2018 से ही नाफिजुल अमल होगा, क्योंकि उस वक्त मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया था। यानी ये वक्त होगा जब ये बिल राज्यसभा से पास हो जाता है तो उसी वक्त से नाफिज समझा जाएगा। इस बिल की जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह की तलाक इसके ज़ुमरे में आएगी। चुनांचे कहा गया है कि अगर कोई शख्स ज़ुबानी तलाक देता है, आमने सामने या इलेक्ट्रॉनिक अशिया का यूज़ करता है, मैसेज करता है, व्हाट्सअप करता है, फ़ोन करता है, तो हर तरह की तलाक इस बिल के दायरे में आएगी। इसी तरीके से इसमें मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन कराई गई है कि मजिस्ट्रेट का मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसी को ज़मानत देने या इस पर समाअत करने का इख्तियार होगा। और क्रिमिनल के दायरे में तलाक बिदत का इस्तेमाल जो होगा वो क्रिमिनल केस के दायरे में आएगा। इसमें तलाक की भी वजाहत की है कि तलाक मीन्स तलाक बिदा यानी अदर्स, यानी तलाक यानी अदर्स में तलाक की जितनी फॉर्म है, एक तलाक दीजिए, 2 तलाक दीजिए, जिसको तलाक रजी, तलाक बाइन कही जाती है, वो तलाक भी आ जाएगी। गोया कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तलाक बिदत पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन तलाक की दूसरी फॉर्म भी यहाँ आ गई है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है, जिसमें सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 है इस कानून का। उसमें मोदी सरकार उसमें यानी इस बिल के ज़रिए बताया गया है कि तलाक वाक़ई नहीं, यानी एक शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक देता है और वो शख्स मुसलमान है और उसकी बीवी मुसलमान है, तो वो तलाक इनवैलिड होगी, वाक़ई नहीं होगी, गैर मौसर होगी। और इसी चैप्टर नंबर 2 में जो सेक्शन नंबर 4 है उसमें यह भी कहा गया है कि लेकिन इस तलाक़ के प्रोनाउंसिएशन की वजह से लफ्ज़ तलाक़ की अदायगी करने की वजह से उस शख्स को 3 साल की जेल हो सकती है और क्रिमिनल एक्ट के तहत ये सज़ा होगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन नंबर 5, 6, 7
8 है। इस पूरे सेक्शन में बताया गया है कि सज़ा किस तरह की होगी, और इस पूरे में सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देता है, खा तलाक की बिदअत दे या दूसरी तलाक, जैसा कि फिर डेफिनेशन आई, तो उसकी जो सज़ा होगी कग्निजेबल होगी, इसी तरीके से कंपाउंडेबल होगी और नॉन बेलेबल होगी। ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इस बिल में ख़तरनाक है। कग्निजेबल का मतलब ये हुआ कि अगर एक शौहर, मुसलमान शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है, उसके बाद वो बीवी या उसका कोई खूनी रिश्तेदार अगर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है तो कुछ पूछे बगैर पुलिस उस शख्स को गिरफ़्तार करके जेल में बंद कर देगी। नंबर 2 है कि ये जो बिल है ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब ये है कि जब तक बीवी राज़ी नहीं होगी उस शख्स वो केस वहाँ से उठाया नहीं जा सकता है और जेल में ही रहेगा, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। तीसरा है नॉन बेलेबल है कि ये जो केस है, यानी ये जो 3 तलाक की वजह से जो शौहर को जेल में बंद कर दिया गया है, तो वो जब तक मजिस्ट्रेट बीवी से उसकी पूछ नहीं लेगा, यानी उसकी बीवी जब तक राज़ी नहीं हो जाएगी, मजिस्ट्रेट अपनी मर्ज़ी से भी इस शख्स को इस शख्स को ज़मानत नहीं दे सकता है। तो उसकी ज़मानत के मिलने में उसकी बीवी की मर्ज़ी ज़रूरी होगी, तभी मजिस्ट्रेट ज़मानत देने के बारे में सोच सकता है। उसकी बीवी अगर कहती है इस शख्स को ज़मानत दे दिया जाए और मजिस्ट्रेट को लगता है कि ज़मानत मिल जानी चाहिए, तो फिर उस शख्स को बेल यानी ज़मानत मिल सकती है। 3 ख़तरनाक चीज़ है, ये पूरा कानून है। अब हम आपको आइए बताते हैं, 3 तलाक उसने दिया, 3 तलाक हो ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कानून भी यही कह रहा है, तो फिर ये क्रिमिनल एक्ट में कैसे शामिल हो जाएगा? ये सबसे ज़्यादा सवालिया निशान इस कानून पर, इस बिल पर। दूसरा, इसमें जो इस बिल में फॉल्ट है या सबसे बड़ी खामी ये है कि एक शख्स जब अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तलाक हुई नहीं, इस बिल के मुताबिक भी तलाक हुई नहीं, तो इस लफ्ज़ का सिर्फ इतना सा मतलब रह गया कि आई हेट यू, मुझे तुमसे नफ़रत है। तो क्या इस लफ्ज़ के कहने की बुनियाद पर दुनिया के किसी भी कानून में क्रिमिनल एक्ट के तहत आज तक किसी को सज़ा हुई है? या किसी से ये कहना कि मुझे तुमसे नफ़रत है, उसकी बुनियाद पर सज़ा हो जाएगी? दुनिया की तारीख़ में कहीं भी इसकी मिसाल नहीं मिलती है। मान लिया जाए कि आई हेट यू का लफ्ज़ या तलाक का लफ्ज़ तौहीन आमेज़ है, इससे किसी की तौहीन हो रही है, तो क्या दुनिया की तारीख़ में इसकी भी मिसाल मिलती है कि एक ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना नहीं रह गया है, उस लफ्ज़ की अदायगी की वजह से किसी को क्रिमिनल एक्ट के तहत सज़ा दी जाए? इस बिल में यह भी कहा गया है या इसके अगर बीवी शिकायत करती है पुलिस में तो उसे 3 तलाक होगी। अब बताइए कि जब तलाक हुई नहीं, बीवी के कहने पर उस शख्स को जेल हो गई, तो उस शख्स के दरमियान रिश्ता कैसे बरकरार रहेगा? और क्या वो शख्स जब जेल से निकल करके आएगा तो अपनी बीवी को तस्लीम कर लेगा? इस बिल में ये जो बिल है खुद औरतों के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस्लाम में जहाँ मर्दों को तलाक देने का इख्तियार है वही औरतों को भी खुला का हक़ है। खुला का मतलब होता है कि अगर बीवी अपने शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है तो एक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं दारुल क़ज़ा में जज के पास, और वो बीवी अपने शौहर से जुदा हो जाएगी, वो कहीं और रह लेगी। अब ऐसी सूरत में जब शौहर वो बीवी खुला लेगी और उसका शौहर उसे तलाक देगा तब खुला होगी, वो तलाक़ बाइन कहलाती है। तो ये भी क्रिमिनल एक्ट में आएगा और बीवी का रिश्ता शौहर के साथ बरकरार रह पाएगा, मतलब बीवी भी जुदा नहीं हो पाएगी। तो जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, उसके भी ये ख़िलाफ़ है। एक और ख़ामी जो इस बिल में है वो ये है कि ये जो है तमाम तरह की तलाक़ को शामिल है। तलाक़ का मतलब क्या है वो पहले समझना ज़रूरी है कि अगर मियाँ और बीवी दोनों की शादी हो गई, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन अगर दोनों किसी वजह से एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से जुदा होना चाहते हैं, एक को दूसरे से कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो तलाक़ है कि तलाक़ लेकर या तलाक़ देकर दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाए, जहाँ बेहतर रहे लगे वो रहे। कभी शौहर का बीवी से नहीं बन रहा, कभी बीवी को शौहर से नहीं बन रही है तो शौहर भी तलाक़ दे सकता है और बीवी भी तलाक़ ले सकती है। अब ऐसी सूरत में ये जो कानून है कह रहा है कि आप दोनों कभी आपस में जुदा ही नहीं हो सकते। एक मरतबा शादी हो गई तो हमेशा रहना पड़ेगा, शौहर आपको पसंद ना हो या बीवी पसंद ना हो, और ये ऐसा दुनिया के किसी भी कानून में नहीं है, किसी भी मज़हब में नहीं है। हर मज़हब, दुनिया का हर कानून एक दूसरे को आपस में जुदा होने का इख्तियार देता है, और ये कानून सबसे पहले इस्लाम ने लाया, उसके बाद दुनिया के दूसरे मज़ाहिब ने इस्लाम से इसको इख्तियार किया। ख़ुद हिंदुस्तान में जो हिंदू ख़वातीन हैं उन्हें
उनके बारे में यह है कि उसकी शादी हो गई तो साथ जीवन का साथ उनका रहता था, जुदा होने का कोई तस्वुर नहीं था। मुसलमानों के इस तालीम से सबक लेते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल पेश किया और उसके ज़रिए हिंदुओं में भी तलाक़ देने का रिवाज शुरू हुआ, यानी जुदा हो सकते हैं। तो ये सिरे से इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी इसी साल अक्टूबर 2018 में, जिसमें कहा गया जो फैसला अडल्टरी पर था, यानी बीवी अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है या शौहर बीवी के रहते हुए किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो किसी एक दूसरे में से किसी को एक दूसरे पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा, एतराज़ नहीं होगा और उस बुनियाद पर तलाक़ लेना चाहे तो तलाक़ बीवी ले सकती है या शौहर चाहे तो तलाक़ दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का फैसला है, पूरा का पूरा इंसानियत की बुनियाद पर है। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को इतना दबाव में कानून बनाकर कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी बीवी के साथ नहीं रहना है, कोई आपसी उलझाव है, कोई परेशानी है, तो भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते और हर हाल में साथ ही रहना होगा। तो एक तरह से कानून न सिर्फ मुस्लिम मर्दों के ख़िलाफ़ है बल्कि मुस्लिम औरतों के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि अगर मुस्लिम औरत अपने मुस्लिम मर्द के साथ नहीं रहना चाहती है, वो किसी और मुस्लिम मर्द से शादी करना चाहती है, लेकिन इस कानून की रोशनी में वो खुला नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो खुला लेगी तो उसके शौहर को 3 सालों के लिए जेल रहना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तलाक़ हुई नहीं तो साथ ही रहना पड़ेगा, मतलब जुदाई हो ही नहीं सकती है। एक और ख़ास बात इस बिल में यह है कि तलाक़ हो, शादी हो, दुनिया के तमाम कानून में, तमाम आइन में डोमेस्टिक वायलेंस के ज़ुमरे में आता है। शादी है, तलाक़ का मसला है, डोमेस्टिक वायलेंस माना जाता है। क्रिमिनल एक्ट के तहत कहीं भी किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी कानून में इस पर सज़ा नहीं होती है। हिंदुस्तान में इसे डोमेस्टिक वायलेंस के बजाय क्रिमिनल एक्ट मान करके सज़ा दी जाएगी और जिसकी बुनियाद पर यकीनी तौर पर घर टूट जाएगा। हाँ, ये जुर्म कब होगा? जुर्म उस वक्त होगा, गलत उस वक्त होगा कि जब एक शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे देता है और 3 तलाक़ दे देने के बाद अपनी बीवी को घर से निकलने पर मजबूर करता है या उसके घर के लोग उसकी बीवी को घर से निकलने पर मजबूर करते हैं, तो उस सूरत में चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तलाक़ हुई नहीं तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के ज़ुमरे में आएगा, घरेलू तशद्दुद वाली दफ़ा नाफिज होगी और ये सिविल एक्ट का मामला है, इसलिए सिविल एक्ट के तहत सज़ा होनी चाहिए, न कि क्रिमिनल एक्ट के तहत। लेकिन पूरे मामले को क्रिमिनल बना दिया गया है और जो कग्निजेबल है, कमांडेबल है और नॉन बेलेबल है, ये सबसे ख़तरनाक मामला है। इसलिए जो बिल है सिरे से मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों को जेल में बंद करने की साजिश है और मुस्लिम घर तोड़ने की कोशिश है। इस बिल में बच्चों की जो कस्टडी है उसका भी मसला है कि जो बच्चों की कस्टडी है वो बीवी को दी जाएगी, ना कि शौहर को दी जाएगी। हालांकि इसका फैसला जो इस्लाम में इस पर बहुत तफसीली बहस की गई है और काजी को इख्तियार दिया गया है कि काजी बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए फैसला करे। काजी को या जो जज है, जो जस्टिस है, उसे लगता है कि अगर इसका शौहर या शौहर के घर वाले बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकेंगे तो उसके हवाले किया जाए। काजी या जस्टिस को ये लगता है कि बीवी या उसके घर वाले बच्चों की बेहतर किफ़ालत कर सकेंगे तो उसके हवाले दिया जाए। लेकिन यहाँ डायरेक्ट कह दिया गया कि बीवी की जिम्मेदारी होगी, बच्चों की कफ़ालत, उसका जो पूरा मेंटेनेंस है, पूरा जो खर्च है वो शौहर अदा करेगा। एक और बात इस बिल में देखिए, कहा जा रहा है कि शौहर जेल में होगा और बीवी के तमाम अखराजात को पूरे करेगा। अब जेल में रहते हुए बीवी के अखराजात को कैसे पूरे करेगा, कहाँ से कमाएगा वो? एक तो ऐसे ही वो जेल में रहकर परेशान होगा और फिर कहाँ से कर्ज लेकर के अपनी बीवी की ज़रूरियात को पूरी करेगा? और क्या इस तरह का कानून इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है? एक गरीब, एक मज़दूर इंसान पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालने वाला नहीं है। इस बिल के हवाले से एक और ख़ास बात यह है कि जो औरतें हैं यानी मुसलमान औरतें इसका गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी और बग़ैर तलाक़ हुए भी वो कह देगी कि मेरे शौहर ने तलाक़ दे दी है और उसकी बुनियाद पर पुलिस उसे जेल ले जाएगी और उसके ख़िलाफ़ बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो कभी कभी औरतें इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाएगी, क्योंकि पुलिस जो कग्निजेबल है तो बस औरतों की शिकायत पर पुलिस उसे गिरफ़्तार कर लेगी, कोई पूछताछ नहीं करेगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि माजी में इसका कई तरह के केसेस हो चुके हैं, 10 वाक़ात पेश आ चुके हैं और जो सबसे अहम है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जिन 5 औरतों ने दरवाज़ा खटखटाया था, इसके ख़िलाफ़ शिकायत की थी, अर्ज़ी दायर की थी, उसमें एक नाम है इशरत जहाँ का। ये बिहार के नवादा की रहने वाली है और कोलकाता के पते पर सुप्रीम कोर्ट गई थी। इसकी लॉयर थी एडवोकेट नाजिया इलाही खान।
इशरत जहां के बारे में यही कहा गया कि उसके शौहर ने दुबई से फ़ोन पर उसे 3 तलाक दे दिएगा। पूरी मीडिया ने यही देखा है, लेकिन जब हमने उसके शौहर तक पहुंचने की कोशिश की, मुर्तज़ा अंसारी से बातचीत की, तो उसने कहा कि हमने अपनी बीवी को तलाक दिया ही नहीं है, वो ख़ुद मेरे घर से भाग चुकी है और आज भी हम उसे रखने के लिए तैयार हैं। बात सिर्फ मुर्तज़ा अंसारी की नहीं, इस बात की तहक़ीक़ के लिए, सच्चाई के लिए हमने मुर्तज़ा अंसारी के बच्चों से बातचीत की, यानी इशरत जहां और मुर्तज़ा अंसारी दोनों के बच्चों से। तो उनकी 14 साला बेटी और दीगर बच्चों ने यही कहा कि मेरी माँ का कैरेक्टर ख़राब था, एक लड़के के साथ उसका अफेयर था और एक रोज़ सुबह घर में 4 बजे ही वो हम सबको छोड़कर यहाँ से भाग गई। मेरे बाप ने कभी हमारी माँ को तलाक नहीं दिया है, मेरी माँ कैरेक्टर लूज थी, मेरा बाप बहुत अच्छा है, वो रखने के लिए आज भी तैयार है, तो मेरी माँ का सारा कसूर है। और मेरी माँ का एक दूसरे लड़के के साथ अफेयर था, वो घर में भी आता था गैर मौजूदगी में, जब मेरे अब्बू नहीं होते थे या दूसरे लोग नहीं होते थे, और मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारे मामू है। तो ये इस वाक़े के ज़रिए बताना मकसद है कि देखिए, एक औरत को उसके शौहर ने 3 तलाक दी नहीं, वो आज भी उसको रखने के लिए तैयार है, उसका दूसरे के साथ अफेयर चल रहा था और उसके बच्चे उसकी शहादत दे रहे हैं। इसके बावजूद वो शौहर सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर कहती है कि हमारे शौहर ने हमें 3 तलाक दे दिया है, और फिर फैसला आ जाता है उसके खिलाफ और इसको हीरो बनाया जाता है। इस बात के सबूत के लिए आप ये भी देख लीजिए कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, ये खातून बीजेपी ज्वाइन कर लेती है और अभी बीजेपी में एक्टिव है। इसी तरीके से इसकी जो लॉयर थी नाज़िया इलाही खान, वो भी अभी बीजेपी में शामिल है। तो इस पूरे खेल को समझिए कि किस तरह एक प्रोपेगेंडा किया गया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, बीजेपी ने अपना फ़ायदा उठाने के लिए। अब जो लोग और इन सब का पूरा मकसद ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम ख़वातीन को जस्टिस और इंसाफ देना है, यही वो लोग हैं जो जब सबरीमाला के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आता है तो उस फैसले की मुखालफत करते हैं, खुलकर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी मजहबी परंपरा में, हमारे रस्म व रिवाज में कोर्ट की मुदाखलत है। जब मुसलमानों का कानून है, मुसलमानों का आइन है, तो उस पर क्यों अमल नहीं किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है, पूरे मुसलमानों की तंजीम नुमाइंदगी करती है। इसने 12 कहा कि अगर आप कोई कानून बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ बैठिए। हम खुद इसके खिलाफ हैं कि 3 तलाक का रिवाज समाज में न हो, ख़वातीन को तलाक न मिले, लेकिन उसका एक हल ज़रूरी है, एक समझौते के साथ ज़रूरी है। अगर आप कानून बना रहे हैं तो हमसे मिलकर बैठिए, हम इसके जानकार हैं और हम चाहेंगे कि इस तरह का कानून बने ताकि समाज को, माशरा को उससे फ़ायदा मिले, न तो औरतों पर जुल्म हो, न तो मर्दों पर जुल्म हो। लेकिन ये जो कानून है ये सिरे से न सिर्फ मुस्लिम मर्दों के ख़िलाफ़ है, बल्कि बाज़ दफ़ा मुस्लिम औरतों को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस तरह की कई खामियां हैं, दसियों खामियां हैं इस बिल में, और सबसे बड़ी खामी ये है कि तलाक का जो मसला है मुसलमानों का पर्सनल इशू है, मुसलमानों का मजहबी मामला है। हिंदुस्तान का जो आइन है, आइन के आर्टिकल दफ़ा 25 में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है, 24-25 में 26 तक 24-25-26 में यही आइन की डेफिनेशन है मजहबी मामले में कि हुकूमत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती है, ये उनका अपना मामला होगा, जैसे चाहे अमल कर, अपना नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, ज़कात दीजिए, और सब मजहब वाले अमल करते हैं, उसमें मुदाखलत का हक़ नहीं होगा। हुकूमत बेजा इस्तेमाल करते हुए या माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ को दबाते हुए मज़हब में मुदाखलत कर रही है, जो सिरे से हिंदुस्तान के जमहूरी और डेमोक्रेसी निज़ाम के ख़िलाफ़ है और एक तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये साजिश है। क्योंकि अगर तलाक क्रिमिनल एक्ट है तो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्यों, क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ क्यों नहीं, हिंदू के ख़िलाफ़ क्यों नहीं, सिख के ख़िलाफ़ क्यों नहीं। तो एक तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कानून लाया गया है और एक ऐसा कानून लाया गया है जिसमें मुस्लिम घर को तोड़ा जाएगा, मुस्लिम मर्द और औरत दोनों को परेशानी होगी। तो ये बिल की चंद अहम खामियाँ थी जो आज मैंने आपके सामने खबर दर खबर में पेश किया। अब 27 दिसंबर को इस बिल पर बहस होनी है, देखिए क्या नतीजा सामने आता है। ज़राए से यही लग रहे हैं, क़यास यही कि बिल बासानी पास हो जाएगा, लेकिन जब राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस का यही कहना है कि इस बिल में कुछ तरमीमात की जाए, कुछ तब्दीली की जाए, और ख़ास तौर से कि जो एक सिविल एक्ट का मामला है उसको क्रिमिनल एक्ट कैसे और क्यों कर बनाया जाए। और जो सबसे ननसेन बात है, एक मरतबा फिर हम कहना चाहेंगे कि जब कोई चीज़ हो ही नहीं तो फिर उस पर सज़ा कैसे। आपने किसी को गाली दी, आपने किसी के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ अल्फाज कह दिए और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये ननसेन लफ्ज़ है, इसका कोई माना नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है, तो फिर उस पर सज़ा क्यों दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में इस बिल में क्या खामियां हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप क्या कहते हैं कि
लॉ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से इस बिल को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हर जगह अवेलेबल है, कई वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो देख सकते हैं कि इस बिल में क्या क्या खामियां हैं। ये वीडियो खबर दर खबर का प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए और सिर्फ फर्स्ट में लगा लीजिए ताकि हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे। और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप लॉगिन कीजिए www.millettimes.com। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों ज़ुबानों में मौजूद है ये वेबसाइट। बहुत जल्द आ रहा है मिलेट टाइम्स का हिंदी एडिशन। हर खबर से रूबरू कराने वेबसाइट के साथ यूट्यूब चैनल की भी हो रही है शुरुआत। हम आपको दिखाएंगे देश का हर वो सच जिसको छुपाता है मेन स्ट्रीम मीडिया। हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।